Okay. Greetings from Citizen Health and the Team Academy IAPSME Connect. And today, in the series of People's Health It Matters, we have Dr. Archisman Mohapatra, who is the Executive Director, Grid Council. A very warm welcome to you, sir, on behalf of all the audience. Thank you. Thank you so much. And season's greetings. Wishing you a happy new year in advance. सेम टू यू सर. एंड आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज, ऐसा टॉपिक जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, रेयर डिजीजेस. अभी बहुत हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको इस बारे में पता भी नहीं है. तो सर से सेशन की शुरुआत इसी क्वेश्चन से करते हैं कि सर ये रेयर डिजीजेस क्या हैं और इनके कुछ कुछ एग्जांपल्स हमें बताइए ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो इन डिजीजेस को. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सच में रेयर डिजीज के बारे में हम ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है. हम लोग एज ए पॉपुलेशन ना बीमारियों के बारे में ही कम पता रहता है हमको. ऐसे कुछ कुछ नाम तो सुन रखे होते हैं, डायबिटीज हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, मलेरिया हो गया, तो ये बहुत सारे लोगों को होते रहता है. तो हम जान रहे हैं कि हाँ ये बहुत बड़ी बीमारियां हैं. पब्लिक हेल्थ वाले भी ज़्यादा अटेंशन इन पे देते हैं, डॉक्टर्स को भी ज़्यादा नॉलेज रहता है, हमारे जानकारी में भी आस पड़ोस फैमिली के अंदर भी कुछ कुछ बीमारियां पता रहती हैं हमको. बट कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो कि अगर बहुत ही रेयर होता है, मतलब बहुत ही कम लोगों में है. इसलिए भी कम है क्योंकि इनकी कोई गिनती नहीं है कहीं. देयर इज नो एस्टिमेट अराउंड इट एंड दीज आर टू हेट्रोजेनस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. ऐसे कंडीशंस यूजुअली लाइफ लॉन्ग होते हैं, क्रॉनिक कंडीशंस होते हैं, बचपन से ही हो जाते हैं और फिर दर बदर भटकते हुए कभी जाके एक डायग्नोसिस मिल पाती है. और इन लोगों की जो जर्नी है अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग है. तो जैसे जैसे हमारी जो शिशु मृत्यु दर है वो नीचे नीचे जा रही है, हमें इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने के चांसेस हैं. मतलब विल आइडेंटिफाई मोर पीपल, मोर बेबीज विद सच कंडीशंस, एंड वी मस्ट गिव एन अटेंशन कि ये रेयर डिजीज क्या है और इनको हम कैसे मैनेज कर सकें. रेयर डिजीजेस कई तरह की हो सकती हैं. ब्रॉडली अगर कैटेगराइज करें तो ऐसा है कि किसी को वन टाइम ट्रीटमेंट दे दो तो शायद ठीक हो जाए. जैसे मान लो बोन मैरो की ट्रीटमेंट दे दिया, रिप्लेसमेंट करा दिया, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा दिया तो ठीक है, ठीक हो जाए. किसी किसी को थोड़ा डाइट मॉडिफाई करा के ठीक करा लो, तो क्योंकि इनमें एंजाइम डेफिशिएंसीज होती है, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म होते हैं, तो इनको थोड़ा लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन करके मैनेज करा जा सकता है. कुछ भी हो. और कुछ कुछ कंडीशंस ऐसे हैं ना जिनके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी अभी तक पता भी नहीं है, और या फिर पता है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली, अफोर्ड नहीं करा जा सकता है. लगभग लगभग 7,000 से 8,000 ऐसे कंडीशंस हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेबिलिटेटिंग हो सकता है, क्रॉनिक कंडीशन है, लाइफ लॉन्ग रहती है, और इनकी नंबर्स बहुत ही कम है. बहुत कम होने के कारण इनके लिए दवाइयाँ भी नहीं उपलब्ध हो पाती है, ट्रीटमेंट्स भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं. इनको ओवरऑल एक कैटेगरी दी जाती है, उनका नाम दिया गया है रेयर डिजीज, कई बार इंटरचेंजेबली ऑर्फन डिजीज करके भी बोल देते हैं. इनके लिए कंपनीज दवाइयाँ बना नहीं पाती है क्योंकि बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं हो पाते हैं. दवाइयाँ बनती भी हैं तो हर कहीं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, डायग्नोस्टिक सर्विसेज नहीं हो पाती हैं उपलब्ध हर कहीं. तो जर्नी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी है. तो इन कंडीशंस को धीरे धीरे ज़्यादा लोग अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और भी ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है. तो 7,000 8,000 हर दिन साइंस की एक नई डिस्कवरी होती है, कुछ नए नए बीमारियां पता चलने लग जाती हैं. अब जिनको हो गया है, ज़्यादातर ये बीमारियां ना बच्चों में पाई जाती हैं. तो जिन फैमिलीज में ये किसी बच्चे को ये बीमारी है तो हर तरह की क्राइसिस उन फैमिलीज पे होती है. एक तो है कि कैसे ट्रीटमेंट करना है, फिर दूसरा है कि कहाँ ट्रीटमेंट करानी है, कैसे अफोर्ड करना है, कैसे सस्टेन करना है. बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ चैलेंज है ये. ये सर मेंटल प्रॉब्लम और फिजिकल प्रॉब्लम दोनों इन रेयर डिजीज को कवर करता है या सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम की बात आज हम कर रहे हैं? नहीं, मेंटल कंडीशंस भी आती हैं इसमें. जैसे लेकिन ज़्यादातर हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं मोस्टली फिजिकल इश्यूज को लेके. ओके, किसी को कोई पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रॉब्लम हो गई है, या कोई पर्टिकुलर एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई है, या कुछ बोन मैरो रिप्लेसमेंट से जो ठीक हो जाए, कुछ हेमोग्लोबिनोपैथीज हैं, उन सब की बातें हो रही है. ओवरऑल डोमेन तो आता है एनसीडीज का, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ही डोमेन होता है. लेकिन मेंटल मैनिफेस्टेशंस तो होते ही हैं, और ऊपर से ये
अब मेंटल हेल्थ जो है ना बहुत ही क्रॉस कटिंग हो जाता है कई बार। जब आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्रॉन बैटल में चले जाते हो तो वैसे भी आप एंग्ज़ियस, डिप्रेशन पता नहीं क्या सब कोएग्ज़िस्ट करेगा कंडीशंस। बट हाँ, कुछ जगह पे आप अगर देखोगे तो ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम कंडीशंस में भी रेयर डिज़ीज़ इन सबको भी कई बार लोग बोल देते हैं रेयर डिज़ीज़ में। डेफिनिशन का तो इश्यू है ही रेयर डिज़ीज़ को लेके। ज़्यादातर डेफिनिशंस प्रेवलेंस पे है। मतलब जैसे डब्ल्यूएचओ बोलता है कि 1 पर 10,000 से नीचे अगर है प्रेवलेंस तो उसको रेयर डिज़ीज़ बोल दो। लेकिन कंट्री वाइज़ भी डिफर कर रहा है। यूएस कुछ डेफिनेशन यूज़ करता है, यूएस में शायद है कि 2 लाख से कम लोगों को अगर ये आक्रांत कर रहा है, तो ये रेयर डिज़ीज़ में क्वालिफ़ाई करेगा। यूरोप में कुछ अलग डेफिनेशन है, जापान में कुछ अलग डेफिनेशन है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ इसके लिए ज़्यादा कॉग्निजेंट है, तो उन्होंने कुछ-कुछ डेफिनेशन तो लगाया है, लेकिन कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी इसलिए है, क्योंकि खाली आप नंबर्स के बेसिस पे तो डेफिनेशन नहीं ला सकते ना किसी चीज़ की, नंबर जब आपको पता ही नहीं है। ओके। और दूसरा है कि ये स्पेक्ट्रम है, तो सीवियरिटी है। तो आपने सीवियरिटी को कैटेगराइज़ नहीं किया है अपने मतलब कंसिडरेशन में नहीं लिया डिफाइन करते टाइम। डिस्ट्रीब्यूशन भी कई-कई जगह पे क्लस्टरिंग होती है रेयर डिज़ीज़ मतलब कुछ-कुछ कम्युनिटीज़ में ज़्यादा हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन लाइक व्हाट काइंड ऑफ जेनेटिक पूल दे आर हुँ, हुँ। इन। तो हो सकता है कि जो कंडीशन जापान में कॉमन हो, इंडिया में ना हो, इंडिया में कॉमन हो, अफ्रीका में ना हो, राइट? तो इतना ज़्यादा जब वेरिएटेड है तो डेफिनिशन के इश्यूज़ हैं। एक तरफ डेफिनिशन का इश्यू है, दूसरी तरफ नंबर की गिनती नहीं है। तो कोई पॉलिसी प्लानिंग प्रॉपर्ली बन नहीं पाती है। लेकिन हाँ, इंडिया ने अभी एक पॉलिसी तो निकाली है ये साल, उसकी भी जर्नी रही है। आगे जैसे हम बातचीत करेंगे आई कैन टॉक अ हुँ, बिट हुँ। अबाउट इट आल्सो। हुँ, हुँ। तो जैसे कोई 1-2 एग्ज़ाम्पल्स है रेयर डिसीज़ेज़ का? तो जैसे मान लो हम लोग अगर देखें जो हमारी नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ है ना, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर 3 ग्रुप्स में डिवाइड करती है रेयर डिजीज़ेज़ को। पहला ग्रुप है ऐसे कंडीशंस जो कि एक बार ही ट्रीटमेंट दे दो तो ठीक हो जाए। ठीक है? तो इसमें हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल करके ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, जिससे वो ठीक हो जाता है। और इन कंडीशंस में आपके ज़्यादातर वो जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स हैं, वो ठीक हो सकते हैं। अ, कुछ-कुछ कंडीशन है जैसे अ, एक होती है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी अ विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम ये तरह-तरह के सिंड्रोम्स हैं या फिर कई जगह पे एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रोफी करके कंडीशन है, वो ठीक हो सकती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करके भी ठीक कराई जा सकती है। जैसे मान लो लिवर ट्रांसप्लांटेशन, तो किसी को ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स है। एक हम बोलते हैं मैपल सिरप यूरिन डिसीज़ उसमें भी लिवर ट्रांसप्लांट करा दिया, ठीक हो जाए। किडनी ट्रांसप्लांट करा लिया, किसी को कुछ-कुछ जेनेटिक कंडीशंस हैं ज़्यादातर ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन हम बोलते हैं उसको, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ेज़। उसमें किडनी ट्रांसप्लांट करा लिया तो ठीक हो गया। तो ऐसे कुछ-कुछ कंडीशंस हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें आप थोड़ा डाइट मॉडिफाई करके मैनेज कर सकते हो। आपके जो फेनिलकेटोनुरियाज़ हैं या फिर कुछ-कुछ तरह के एसिडीमिया है, एसिडूरियाज़ हैं, उन सब में। या फिर कई कई जगह पे आप हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो गई है, तो आप ग्रोथ हार्मोन रिप्लेसमेंट देके आप मैनेज कर सकते हो थोड़ा बहुत। ऐसे कंडीशंस हैं और फिर कुछ हुँ। कंडीशंस ये भी हैं जिसमें पता नहीं क्या दें तो सही रहेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर दें तो आउटकम बढ़िया हो रहे हैं लेकिन सस्टेनेबल नहीं हो पाती है, बहुत हाई कॉस्ट है या बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए थेरेपी देनी पड़ेगी। जैसे आपके गॉशस डिजीज़ हो गया या फिर पोम्पे डिजीज़ हो गया, हंटर सिंड्रोम हो गया, ये सब जब कंडीशंस होते हैं आपके तो वहाँ पे थोड़े इश्यूज़ हो सकते हैं। कॉस्ट बहुत और ज़्यादा होने का सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। हाँ, हुँ। तो ये कुछ-कुछ कंडीशंस हैं जिनके बारे में हम लोग ना खाली टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, कभी डे टू डे लाइफ में हुँ, देखते नहीं है, स्पेशली हुँ। प्राइमरी केयर फिजिशियंस होते हैं। सर ये किसी भी लाइफ़ के किसी भी स्टेज पे हो सकती है या ज़्यादातर ये बच्चों से शुरू होके और एंड तक चलती है? नहीं लाइफ के ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है मेजॉरिटी कंडीशंस। जैसे नॉर्मल बच्चा जब पैदा हुआ है, धीरे-धीरे बड़ा होता जाएगा, तो मैनिफेस्ट करेगा डिज़ीज़।
वैसे मैं अभी आपको जो कंडीशंस बता रहा था वो ज़्यादातर बच्चों वाले कंडीशन, मैं नेशनल रेयर डिजीज़ पॉलिसी को देखते हुए आपको बता रहा था कंडीशंस। तो जो कैटेगराइज़ेशंस हैं, वो पॉलिसी में वैसे ही कैटेगराइज़ किया हुआ है और ज़्यादातर कंडीशंस आप देखोगे कि जेनेटिक बैकग्राउंड से हैं, तो अ, बच जैसे बच्चे या तो पैदा होते ही न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करके भी आप पता लगा सकते हो या फिर रेगुलरली फ़ॉलो अप करते जाओगे तो डायग्नोसिस हो सकती है या फिर बड़े होके मैनिफेस्टेशन, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रेयर डिजीज़ेज़ यूजुअली शो अप इन चिल्ड्रन, सर एक बच्चों में। नया आजकल हाँ, एक नया आजकल टर्म चला है स्टेम सेल बैंकिंग। ये क्लेम करते हैं कि ये रेयर डिजीजेस को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ है या हाँ, मतलब स्टेम सेल वो जो है ना हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन, वो ट्रांसप्लांट करा लोगे तो ट्रीटमेंट में लिया जा सकता है। कई सारा जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीन करेक्शंस, वो सब इंटरवेंशंस भी धीरे-धीरे आ रहे हैं। तो अच्छा। बट देन दोज़ आर नॉट अवेलेबल एट स्केल। अ आपके हुँ, प्री-मैरिटल काउंसलिंग, प्री-कंसेप्शन काउंसलिंग, पोस्ट कंसेप्शन इवैल्यूएशन, फिर जब हो ही जाता है, फिर पैदा हो गया, फिर देन यू डायग्नोज, देन यू थिंक ऑफ वेदर एक बार ही कुछ करके आप ठीक कर सकते हो या रिप्लेसमेंट देके लाइफस्टाइल लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करोगे। तरह-तरह के इंटरवेंशन पॉइंट्स हैं आपके पास। बट हाँ, ये सारे लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। बहुत ही, और तो जैसे मान लो काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है, तो जेनेटिक काउंसलिंग दे पाए या क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट हो जो कि डायग्नोसिस कर पाए, उनकी संख्या बहुत ही कम है और संख्या बहुत कम है और वो मतलब बहुत ही कंसंट्रेटेड है कहीं-कहीं, मतलब दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। हुँ, तो एक एफर्ट रही है कि अभी हाल-फिलहाल में पिछले 3-4 सालों में ना इस तरह के कोर्सेज़ तो आए हैं, जहाँ पे ज़्यादा संख्या में इस तरह के स्पेशलिटी के लोग बन रहे हैं अभी, पढ़ के जा रहे हैं, फेलोशिप्स प्रोग्राम्स, डीएम कोर्सेज़ शुरू तो हो गए हैं। बट देन खाली ट्रेनिंग देने से नहीं होगी, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब सपोर्ट सारा कुछ चाहिए। हुँ, फिर एक प्रॉपर रेफरल मैकेनिज़्म चाहिए, ट्रैकिंग मैकेनिज़्म चाहिए। अ सरकार ने पॉलिसी में वो मोडालिटी तो बनाई है कि सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए, तो 8 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस सरकार ने आइडेंटिफाई कर दिया। जैसे मान लो दिल्ली में बना लिया, आपका एम्स है, मौलाना आज़ाद है, चंडीगढ़ है पीजीआई चंडीगढ़, फिर आपका एसजीपीजीआई लखनऊ है, कोलकाता में आईपीजीएमआर है और हैदराबाद में एक है आपका सेंटर फॉर जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स। फिर बैंगलोर में काफ़ी फेमस है आपका जो इंदिरा गांधी अ, हॉस्पिटल है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स ऐसा कुछ नाम है उसका। तो वो है और फिर केईएम आपका मुंबई में। तो ये बड़े ही सॉलिड सेंटर्स बनाए हुए हैं सरकार ने और साथ ही साथ कुछ निदान केंद्र भी बनाए हुए हैं जो कि सपोर्ट करेंगे एक-दूसरे को। हुँ, बट हुँ। धीरे-धीरे प्रोग्राम अभी इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा। तो ये सर जैसे आप बता रहे हैं डायग्नोस करने में तो टाइम लगता ही है। तो एक बार अगर डायग्नोसिस हो जाती है, उसके बाद अगर जो कॉमन पब्लिक है, वो कहाँ अप्रोच करे? किसे अप्रोच करे फॉर द देखिए, यहाँ ट्रीटमेंट? तो डायग्नोसिस से पहले की बात मैं बताता हूँ आपको। आप इमेजिन करो कि ऐसे कौन से एज बैंड में बच्चे हमारे को होते हैं एज़ एज़ अ कपल। यूजुअली आज के डेट में 30s के आसपास, 30, 40 या फिर 20s, इस एज बैंड में अ कपल हैज़ किड्स, राइट? तो उस टाइम पे हम इकोनॉमिकली इतने स्टेबल नहीं होते हैं। हमारी जॉब, हमारी लाइफ़स्टाइल, करियर इतना स्टेबल नहीं होता। इकोनॉमिकली वी आर नॉट दैट एम्पावर्ड और उस टाइम पे सपोज़ वी गेट अ किड जिसको रेयर डिज़ीज़ है और तो आम आदमी कैसे करता है इसको? एक तो पहले पता नहीं चलता है। फिर जब पता चलता है तो लोकल डॉक्टर के पास जाता है, पीडियाट्रिशियन के पास या पीडियाट्रिशियन अगर हो तो, नहीं तो कॉमन जो जनरल फिजिशियन है उसके पास। फिर वो वहाँ पे कुछ टेस्ट आपको लिखेंगे जो वहाँ पे लोकली अवेलेबल होगा और वो कॉमन कंडीशंस को लिखेंगे। फिर बैक एंड फोर्थ आप जाते हो एक डॉक्टर के पास, वो ठीक नहीं हो पाता है, फिर 2-3 बार जाने के बाद यू चेंज योर डॉक्टर, यू मूव समव्हेयर एल्स या फिर आपको कहीं रेफरल मिला। अब तो इट्स ऑलमोस्ट अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। हर तरह के डायग्नोसिस एक्सक्लूड होने के बाद यू रिसीव दिस डायग्नोसिस जो कि किसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पहुँच के आपको होगा। तो मान लो आप एक रूरल उत्तर प्रदेश के गाँव में हो, वहाँ से आप मूव करके पहुँच रहे हो लखनऊ।
या फिर आप एम्स आए हो, तो कितना लेवल क्रॉस कर के हर लेवल पे आपने टेस्ट कराए, कंसल्टेशन के खर्चे करे, वो सारा कुछ करने के बाद जब ऊपर आके पहुँचते हो, यूजुअली 7 साल 8 साल निकल जाता है अगर आपको डायग्नोसिस मिल जाए। फिर उस टाइम पे आपको ऐसी एक डायग्नोसिस बताई जाती है जिसको इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग, इट्स अ डेबिलिटेटिंग कंडीशन, इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग। और खर्चे बड़े सारे हैं, करोड़ों में चला जाएगा और सालाना 20-30 लाख रुपए खर्चा तो होना ही है। और अगर आप मतलब मान लो कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट थेरेपी में चले गए, तो वो वज़न के हिसाब से चलता है। मतलब जो बच्चे का वज़न है, उस हिसाब से आपको उतनी देनी होगी रिप्लेसमेंट। तो वो यूजुअली वेट पुट ऑन करते हैं बच्चे, तो आपका कॉस्ट एस्केलेट करता है। अब इस तरह का एक ट्रीटमेंट सपोर्ट करने के लिए तो माँ-बाप तो जी-जान लगा देते हैं और बच्चा आप पे डिपेंडेंट है, तो बच्चे की तो स्कूलिंग, उसकी मेनस्ट्रीमिंग वो अलग इश्यू है, लेकिन उसको केयर देने में आपकी एक कम से कम एक पार्टनर की तो जॉब जाएगी। फिर इमोशनल ड्रेन आउट होते हो आप। उतना सैक्रिफाइस करने के बाद दवाई आपको लिख भी दिया, तो दवाई मिलती नहीं है बगल में। आपको सपोर्ट करने के लिए मतलब इस तरह के पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं है ढंग की। अभी पॉलिसी में लिंक कराया हुआ है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू कुछ लिंक कराया हुआ है, 20 लाख तक का सपोर्ट ग्रुप 1 वाले जो बेबीज़ हैं उनको, बट सबके लिए अवेलेबल नहीं है। कुछ-कुछ कहीं-कहीं लोग रिसोर्सफुल होते हैं, वो किसी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के थ्रू, किसी फिलैंथ्रोपी प्रोग्राम के थ्रू थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, बट द जर्नी इज़ रियली एंड और एक जो बहुत बड़ी चीज़ है कि एक मैसेज है एक्चुअली इस प्रोग्राम के थ्रू मैं सबको कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ। अगर कोई चीज़ रेयर है ना, उसके स्टिग्मेटाइज़्ड होने के बहुत चांसेज़ हैं। तो जब आप मेरे घर पे एक बच्चा है जिसको रेयर डिज़ीज़ है, एक तो मेरी मेंटल कंडीशन जो भी होगी, फाइनेंशियल कंडीशन जो भी होगी, मेरा सोशल पार्टिसिपेशन घट जाएगा। अब मेरे को भी आइसोलेशन, स्टिग्मा पता नहीं डिस्क्रिमिनेशन क्या सब फेस करना पड़े। तो एज़ अ सोसाइटी वी मस्ट बी एम्पैथेटिक, वी नीड टू सपोर्ट दैट पर्सन एंड हम नॉट जस्ट एज़ अ जनरल पब्लिक बट एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टेक होल्डर्स, लीडरशिप और पब्लिक हेल्थ मैनेजर, डॉक्टर्स, सपोर्ट ग्रुप्स जितने भी एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, वी शुड सपोर्ट सच फैमिली। अगर अगर ऐसे भी रफली पूछा जाए ना हर किसी को, विल बी एबल टू रिकलेक्ट एटलीस्ट वन पर्सन इन आवर फैमिली हु हैड एन एटिपिकल कंडीशन। तो दीज कंडीशंस आर वेरी कॉमन, नंबर्स नहीं इसलिए रेयर है, बट अगर हम लोग थोड़ा कंसिडरेट सोसाइटी बन जाए और इनको इस तरह का एक सपोर्ट मैकेनिज्म मोबिलाइज कर दिया जाए, तो एटलीस्ट काफ़ी सारे बच्चे थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके एक लाइफ तो लीड कर सकते हैं ना। मॉडल्स नहीं है इसके इर्द-गिर्द किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे फैमिलीज़ को, ऐसे बच्चों को, बट वी नीड टू थिंक क्योंकि ये प्रॉब्लम आगे दिखेगी ज़रूर हमें। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हमें सपोर्ट करना चाहिए और हम कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स जिनको पता चलता है कि उनके बच्चे को रेयर डिज़ीज़ है, उनको डिप्रेशन में नहीं जाना है, परेशान नहीं होना है, लेकिन ऐसा क्या करना है? आगे अब उनको क्या करना चाहिए? उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए सर? देखिए, एक तो है कि बड़े सारे पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स हैं, ओके? तो आप अगर एक्टिवली उन ग्रुप्स के साथ जुड़ोगे ना, तो जो मिस्टेक्स दूसरों ने करे, आपको भी वही मिस्टेक्स रिपीट तो नहीं करना है ना। वे हम अकेले हैं, तो हम लोग ये हैं हेल्पलेस हैं, बट इफ वी आर इन अ ग्रुप, तो एक ग्रुप की विज़डम होती है, तो विज़डम से हम बेनिफिटेड होते हैं, मतलब वी गेट कनेक्टेड, प्रॉपर रेफरल, डिले से हम उभर सकते हैं। We reach to places where we get a good diagnosis and we get a very protocolized management. इधर उधर से मिसमैनेजमेंट नहीं होता है एंड देन वी हैव एक्सेस टू सम रिसोर्सेज, कहाँ से क्या सपोर्ट सिस्टम है, क्या होप मिल सकती है, वो आप जानोगे। आइसोलेशन में रहोगे, छुपा के रहोगे, तो यू विल सफर मोर। यू नीड टू गेट कनेक्टेड। हाँ, कुछ और भी चीजें हो गई हैं जैसे साउथ इंडिया में जहाँ पे हमारी शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा नीचे चली गई है। वहाँ पे हेल्थ बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट और स्टेट के जो प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो अभी तक रेयर डिजीज को इतना प्राइम्ड नहीं हुए हैं
और प्रोग्राम में भी प्रोविजंस नहीं है और हमारे रिसोर्स कंस्ट्रेंट सेटिंग में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है कि मेरे पास ₹100 है, मैं रेयर डिजीज़ में लगाऊँ या मलेरिया पे लगाऊँ या डायरिया पे लगाऊँ। उस तरह के जब मेरे को डिसीज़न लेने होते हैं, उस सिचुएशन में कई बार इस तरह के फैमिलीज़ और प्रोवाइडर्स भिड़ गए हैं लिटिगेशंस में। तो केसेस कोर्ट में गए हैं और कोर्ट लिटिगेशन में जाके कोर्ट हैज़ गिवन डायरेक्टिव्स व्हिच हैव बीन फेवरेबल फॉर पेशेंट ग्रुप्स. So there is a lot of litigatory wisdom also coming up, and the government is also responding to it. In fact, जैसे कर्नाटका के केसेस हैं, महाराष्ट्र के केसेस हैं, तमिलनाडु के केसेस हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग रही है जिसको पॉलिसी में लाने के लिए काफी प्रेशराइज किया हाई कोर्ट ने. तो देयर आर लीगल रूट्स आल्सो जहाँ पे आप स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं उनको आप मोबिलाइज कर सकते हो आपको सपोर्ट देने के लिए. बट एक और दुविधा ये भी है कि rare disease is a cluster, like there are too many conditions. Within that domain also, there are certain conditions which are relatively more common as compared to others. तो जो conditions ज़्यादा common है within the domain of rare disease, उनकी bargaining capacity ज़्यादा है. So वो उन्होंने अपना individual groups बनाया हुआ है, spinal muscular atrophy वाले, अपने groups बने हुए हैं उनके. तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट कोई है तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशंस वैसे कंडीशन में कोई है तो द बेस्ट वे अराउंड इज टू कांटेक्ट योर नियरेस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गाइडेंस. जो आर्ट सेंटर मैंने बताया ना उसमें से कहीं पे आप पहुंचो या फिर किसी निदान केंद्र में पहुंचो. रेयर डिजीज पॉलिसी आप गूगल करो, आपको डाउनलोड हो जाएगी, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है क्या प्रोविजंस है, तो आप जानो अपने अधिकारों को जानो. और सर जैसे ये जो 8 आपने बताया सेंटर्स, यहाँ पे मतलब खर्चा उतना ही आता है, मतलब जैसा आप बता रहे हैं करोड़ों में, या यहाँ पे खर्चा ही कुछ कम होने के चांसेस रहते हैं? कुछ सेंटर्स में ना थोड़ा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिलैंथ्रोपिक ग्रुप्स के फंड्स के वजह से थोड़ी बहुत सपोर्ट है. ये भी है कि सरकार ने 20 लाख तक का कुछ प्रोविजन तो रखा है, तो वहाँ पे कुछ तो है लर्निंग नॉलेज होगी जो फैसिलिटेट कर पाए. क्राउड फंडिंग की भी प्रोविजंस सरकार ने बनाई हुई है. और एक चीज़ भी है कि इंडिया में ना ये रेयर डिजीज की दवाइयाँ बनती नहीं है, लेकिन इंडिया में डाइट जो कि मॉडिफाइड डाइट जो है ना वो बन रही है. तो यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादातर लोग आपके पास पहुँच रहे हैं तो कुछ सिस्टम बनने लग जाता है, फिर जब लोग कन्वर्ज कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ from isolated centers here and there, it's better that you get connected to a center of excellence. वहाँ पे डेटा मैनेजमेंट भी होगा, थोड़ा फॉलोअप भी हो सकता है. जब एक डॉक्टर उसी तरह के केसेस बार बार देखने लगता है तो उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है. थैंक यू सर. मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी और एटलीस्ट लोग अवेयर होंगे ताकि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, इस चीज की समझ रहेगी उनके साथ. तो ये आपका लास्ट मैसेज जो आप सोसाइटी को देना चाहते हो अपने इस वीडियो के थ्रू? हाँ, मतलब ये मुझे जनरल पब्लिक को या पेरेंट्स को नहीं देना है, मुझे हम जैसे डॉक्टर्स या फिर जो रिसर्चर्स हैं, पब्लिक हेल्थ रिसर्चर्स, उनको देना है कि इसमें ना ज़रूरत है कि कोई इसकी आवाज़ बने. तो आप रेयर डिजीज़ को एक करियर चॉइस की तरह भी देखो एज़ एन एपिडेमियोलॉजिस्ट, क्योंकि बेसिक साइंस वाले हैं, ड्रग डेवलपमेंट वाले भी लगे हुए हैं, लेकिन एपिडेमियोलॉजिस्ट इसमें अभी तक ध्यान नहीं लगाए हुए हैं. तो जब पब्लिक हेल्थ वाले, एपिडेमियोलॉजी वाले इस पे ध्यान लगाएंगे ना, तो ये एक एक्टिविज्म टोन से शिफ्ट करके एडवोकेसी, एविडेंस बेस्ड एडवोकेसी टोन में बदलेगी. तो मे नॉट बी अ प्राइमरी करियर इंटरेस्ट, बट एक सेकेंडरी करियर इंटरेस्ट की तरह इसको थोड़ा अपॉर्चुनिटी दो, एंड that will impact a lot of families in need of our intellectual or thought leadership at least. थैंक यू सो मच सर. ये पहला वीडियो ऐसा है जो हमारे कॉमन पब्लिक से ज़्यादा उन लोगों को मैसेज देने के लिए है जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं और इस फील्ड को जानते हैं. मुझे पूरी उम्मीद है सर कि आपका ये वीडियो देख के लोग जागरूक होंगे और इस फील्ड में आने के लिए ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि रेयर डिजीजेस जो लाखों में किसी एक को होती हो, अगर इस डिजीज़ के बारे में एक इंसान भी जागरूक होके और थोड़ी सी लीडरशिप लेता है, तो एटलीस्ट अगर वो लाख के एक का भी हम हेल्प करने में सक्षम हो जाते तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी. थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सर.